हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे। मेरे पास जो बुक है वो सेकंड एडिशन की है और इस बुक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे साथ बुक पढ़िए। तो आगे चलते हैं। तो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं 1857 में ना बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ था। हालांकि ये जो बवाल था 1858 की स्प्रिंग में शांत तो हो जाता है, पर ये इतना ज़बरदस्त था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अपने साथ ले डूबेगा। 1858 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया जाता है, जिसके तहत इंडियन एम्पायर को ब्रिटिश क्राउन के अंदर ले आया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये रिवोल्ट अपने आप में इतना ज़बरदस्त था कि जैसे ब्रिटिश रूल मानो ख़त्म सा हो गया था इन रिवोल्ट वाले एरियाज़ में, राइट। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हम रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें इतना ज़बरदस्त वायलेंस हो रहा था ना कि जो वायलेंस जिस पे अभी तक बस ब्रिटिश मोनोपोली हुआ करती थी, अब ये रेबल्स, ये विद्रोही भी बहुत अच्छा खासा वायलेंस कर रहे थे, पीछे नहीं थे। अगर ये ब्रिटिशर्स बच्चे और औरतों को मार रहे थे, विलेजेस को जला रहे थे, लोगों को मार काट रहे थे, तो ये रेबल्स भी पीछे नहीं थे, ये भी दूसरों को मार काट रहे थे, राइट। और ब्रिटिशर्स को तो मतलब वाइट सिविलियंस को भी यहाँ पे पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। तो अंग्रेज से इतना ज़्यादा डर गए कि कानपुर में जो वाइट सिविलियंस फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ये रेबल्स के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो यहाँ पर सिविलियंस फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। उनको बाहर निकालने के लिए इनके बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है कि कानपुर में सिविलियंस को 27 जून 1857 को निकाला जाएगा। इसके लिए 40 नावों को बुलाया गया जो कि सत्ती चोरा घाट पे पहुंची और वहाँ पे वाइट सिविलियंस इकट्ठा हुए थे, ठीक है। इसको ये चीज़ें ठीक से हो पाए इसके लिए तात्या टोपे जी वहीं मौजूद थे। नाना साहेब भी इसका ध्यान रख रहे थे कि किसी भी तरह की कोई गोलीबारी मारपीट ना हो, ठीक है। आराम से आम लोग हैं वो यहाँ से निकल जाए। पर वहाँ पे एक अफवाह फैलती है। ब्रिटिश सोल्जर्स को लगता है कि इनको कुछ इंडियंस मारने वाले हैं, तो ये डर के मारे गोलियां चला देते हैं। अब इनकी गोलियां जाके कुछ क्रांतिकारियों को लग जाती है। अब जैसे ही ये गोली चलाते हैं वहाँ पे जो इतनी भीड़ इकट्ठा थी वो उग्र हो जाती है और इन अंग्रेजों को मारने लगती है। 450 से ज़्यादा यहाँ पे अंग्रेज मारे जाते हैं। इसी को हम कानपुर मैसेसर ऑफ 27 जून 1857 कहते हैं, जो कि सत्ती चोरा घाट पे हुआ था। इसी से रिलेटेड एक और मैसेसर है बिब्बी घर वाला। उसमें क्या हुआ था कि कुछ वाइट लेडीज और बच्चे रुके हुए थे, ठीक है, जिसको नाना राव जी ने रुकवाया था। पर जब ये ब्रिटिशर्स उनको क्रांतिकारियों को मारने लगते हैं तो वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वही इनको मार देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग मैटर था। तो यहाँ पे आपकी बुक में जो इम्पोर्टेंट है वो है कानपुर मैसेसर, जो कि सती चोरा घाट में हुआ था। बाकी 1857 की क्रांति की बात करें तो ये बहुत टाइम तक ना बंगाल आर्मी की म्यूटिनी की तरह देखा जा रहा था, ठीक है, जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। और म्यूटिनी का क्या मतलब होता है कि जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, जब ये बवाल कर देते हैं, अपने सीनियर्स की नहीं सुनते और अपने आप में रिवोल्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब ये लोग बवाल करते हैं ना, इनको इन नॉर्थ इंडिया की रूरल सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लेती हैं। और वो कहावत है ना, एनिमीज़ एनिमीज़ इज़ फ्रेंड, ठीक है। वैसे ही लोग तो परेशान थे ही अंग्रेज़ों से, और जब ये लोग परेशान थे तो ये लोग सब सारे परेशान लोग यूनाइट हो जाते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ पे बवाल कर देते हैं, ठीक है। और बवाल के रीजंस हम पहले ही पढ़ चुके थे कि ये इकोनॉमिक चेंजेस लाए, सोशल चेंजेस लाए, जिसकी वजह से पहले ही बवाल छोटे मोटे हो ही रहे थे। और जो पीजन कम्युनिटीज़ थी ये तो वैसे ही इनके इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस से बहुत ज़्यादा परेशान थी, राइट। तो आगे देखते हैं कि आखिर इनका आर्मी, ये बंगाल की आर्मी म्यूटनी कर क्यों रही थी, आखिर इन्हें दिक्कत क्या थी।
तो इसलिए इसके ये समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि आर्मी में आखिर दिक्कत क्या थी। आपको याद होगा, आपने अगर मेरे साथ सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जब ये इंडिया आए तो ये यहाँ की ट्रेडिशंस की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। यहाँ के सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशन में कुछ इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं आती थी, तो करना ही नहीं चाहते थे। ये बस पैसा कमाना चाहते थे, पैसा कमाओ, ऐश करो बस, और कोई ये यहाँ पे चाहत थी ही नहीं, राइट। तो जब ये इंडियन आर्मी यहाँ पे तैयार करते हैं तो आर्मी में हाई कास्ट आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। तो इनकी जो बंगाल की आर्मी हम देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपना एम्पायर वहीं इस्टेब्लिश किया था, तो सबसे पहले इनकी हमें आर्मी भी वहीं देखने को मिलेगी। तो ये बंगाल आर्मी जब तैयार करते हैं तो वहाँ पे हाई कास्ट आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने तो इतने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि इनकी कास्ट रूल्स के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, ना इनकी डाइट खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए, और यहाँ तक कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि कास्ट में माना जाता था कि अगर ये फॉरेन ट्रैवल कर लेंगे तो इनकी कास्ट इनसे छिन जाएगी। तो इस वजह से ये बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और आगे बात करें तो इनके बंगाल की आर्मी में ज़्यादातर ब्राह्मण्स हुआ करते थे, राजपूत हुआ करते थे और भूमिहार्स हुआ करते थे। ठीक है, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे भूमिहार्स, और एक हाई कास्ट होती थी, राइट। तो हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आएंगे, वो भी ये समझते थे कि इनकी हाई कास्ट आइडेंटिटी को ना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर जब टाइम आता है 1820s का तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चेंजेस क्या थे कि अब 1820 तक आते आते ना एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा हिस्सा अब इन अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। ठीक है, पहले तो ये थोड़े कम एरियाज में फैले हुए थे, अब मराठास हार चुके थे, मैसूर का एरिया इनके पास था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बड़ा हिस्सा इनके पास था। और ऐसे ऐसे लड़ाके जो पहले अच्छी सर्विस दिया करते थे वो अब बेरोजगार हो चुके थे। तो इनके पास अब इतने अच्छे अच्छे लड़ाकों की भरमार हो गई थी, तो ये चाह रहे थे कि कैसे भी उन्हें भी एकोमोडेट किया जाए अपनी आर्मी में। तो 1820s में हम देखते हैं कि रिफॉर्म की मांग होने लगेगी, क्योंकि उस टाइम इसकी ज़रूरत हो गई थी। और इसके लिए ये यूनिवर्सलाइज्ड मिलिट्री कल्चर को फेवर करना शुरू करते हैं, और इसके तहत 1820s 30s में हम रिफॉर्म्स देखते हैं, राइट। तो जब ये रिफॉर्म्स लाए जाएंगे तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस भी इसके खिलाफ हमें देखने को मिलता है। तो कई रेजिडेंट्स होंगे, सॉरी रेजिडेंट्स नहीं, रेजिमेंट्स, कई रेजिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जब बवाल करते हैं, छोटे मोटे बवाल हमें देखने को मिलेंगे। इवन 1840s में भी इनके खिलाफ बवाल देखने को मिलता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1857 का जो म्यूटनी थी उसका ये एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा था कि यहाँ पहले बवाल हो रहा है तो ये बढ़ चढ़कर फिर से होगा ही। ठीक है, तो चेंजेस क्या आ रहे थे, तो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। कास्ट प्रिविलेजेस को अब कम कर दी गई थी। पेक्यूनरी बेनिफिट्स, मतलब जिस तरह के मोनेटरी बेनिफिट्स इनको दिए जा रहे थे ना, उनमें काफ़ी बदलाव कर दिए थे, कम कर दिए गए थे। तो इस तरह के रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे जिसकी वजह से ये परेशान थे, और इसके ऊपर डिटेल से हम थोड़ी देर में बात करने ही वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हम देखते हैं कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और लेट जनवरी 1857 में डम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था कलकत्ता के पास। तो डम का जो एरिया हुआ करता था, यहाँ के सिपोइज बवाल कर देते हैं। अब ये क्या बवाल करते हैं कि यहाँ पे एक राइफल इंट्रोड्यूस की जाती है जो थी न्यू एनफील्ड राइफल। जो पहले जो राइफल यूज़ की जाती थी वो थी ब्राउन बेस मस्केट। ये लोहे की हुआ करती थी और बहुत भारी हुआ करती थी। अब इसको रिप्लेस करके न्यू एनफील्ड राइफल चलाई गई। ये कुछ इस तरह की होती थी। ये है न्यू एनफील्ड राइफल।
इसकी जो कार्ट्रिज हुआ करती है ना, इसको ग्रीस करने के लिए काऊ और पिग का फैट यूज़ किया जाता था। इसकी चर्बी का यूज़ करके इसको ग्रीस किया जाता था। अब जब ये बात वहाँ के सिपोइस को पता चली, जब वहाँ के सिपोइस को ये पता चलेगी तो बवाल मच जाएगा। हिंदू मुस्लिम दोनों सीधा सीधा मना कर देंगे कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, और इन्हें डर लगने लगता है कि ये अंग्रेज़ इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरह की राइफ़ल लेकर आए हैं। तो इस तरह के यहाँ पे रूमर्स घूमने लगते हैं और बवाल मचने लगता है, और ये न्यू एनफील्ड राइफ़ल की जो बात है, आग की तरह वहाँ पे तेज़ी से दूसरे रेजिमेंट्स में भी फैलने लगती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि जब ये बात बैरकपुर पहुँचती है तो वहाँ पे एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी हम देखते हैं, वो थे मंगल पांडे जी। ये हैं मंगल पांडे जी। तो मंगल पांडे जी ये यहाँ पे गुस्से में अपने एक ब्रिटिश सुपीरियर को गोली मार देते हैं। वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उसको गोली मारने के बाद जो वहाँ के दूसरे यूरोपियन ऑफिसर्स होते हैं, इनको अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो इनकी बात को वो सीधे सीधे यूरोपियन ऑफिसर्स नकार देते हैं, जिसकी वजह से बवाल मच जाता है। हालांकि बाद में हम देखते हैं अप्रैल में इस रेजिमेंट से जुड़े कई सिपाहीज को फांसी भी दे दी जाती है और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। पर इनका गुस्सा यहाँ शांत होने वाला था नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। राइट, फिर बाद में हम देखते हैं कि इसकी आग अंबाला, लखनऊ, मेरठ भी पहुंच जाती है। यहाँ के लोगों को बहुत तरह का गुस्सा चढ़ने लगता है जो शांत नहीं होता है। राइट, फिर मामला आता है 10 मई 1857 का। जब टाइम आता है तो हम देखते हैं मेरठ में जो सिपाहीज होते हैं वो, हाँ, तो 10 मई 1857 का जब टाइम आता है तो हम देखते हैं मेरठ के जो सिपाहीज है ना, वो बवाल कर देते हैं, वो रिवोल्ट की शुरुआत कर देते हैं। तो इस डेट को आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि इसी तारीख को रिवोल्ट की शुरुआत होती है, 10 मई 1857। और यहाँ के मेरठ के सिपाहीज अपने जो साथी जो जेल में बंद थे, जिन्होंने न्यू एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, जिसकी वजह से वो जेल में थे, उनको ये लोग छुड़ाते हैं, वहाँ के ऑफिसर्स को मार डालते हैं और दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और जब ये दिल्ली की तरफ चलते हैं तो जब यहाँ पर 11 मई को ये फाइनली दिल्ली पहुँच जाते हैं, और यहाँ के जो बूढ़े बहादुर शाह जफर थे उनको एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान ये घोषित कर देते हैं। ठीक है, जिनके पास अभी कुछ पावर थी नहीं। राइट, तो आगे हम देखते हैं कि ये अपराइजिंग जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पहुंच जाती है, अवध में भी पहुंच जाती है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये अपराइजिंग सिविल रिबेलियन का रूप ले लेती है, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्योंकि इस अपराइजिंग को अब लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी वजह से अब ये सिविल रिबेलियन में बदल चुका था। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अपराइजिंग और सिविल रिबेलियन में फ़र्क क्या होता है? तो अपराइजिंग हम इससे कहते हैं जब कोई अथॉरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो हम इसे अपराइजिंग कहते हैं। पर अगर कोई सीधा सीधा अथॉरिटी को ही नकार दे, इन्होंने जैसे सीधा सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही नकार दिया, तो इसे हम सिविल रिबेलियन कहते हैं। ठीक है, तो आगे पिक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है क्या ये बस बंगाल की मुटनी थी, क्योंकि हमने देखा कि बंगाल से ही चीज़ें कैसे शुरू हुई थी, कि बंगाल के सोल्जर्स किस तरह से बवाल कर रहे थे। तो क्या बस ये बंगाल की मुटनी थी? क्योंकि जब मद्रास बॉम्बे रेजिमेंट्स ये बिल्कुल शांत थे, पंजाब और गोरखा सोल्जर्स भी काफ़ी शांत थे। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट्स काफ़ी शांत है, पंजाब और गोरखा के सोल्जर्स इवन मदद कर रहे हैं, इस रिवोल्ट को सप्रेस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जब मद्रास, बॉम्बे, पंजाब ये लोग जब शांति है, गोरखा भी इनको सपोर्ट ही कर रहे हैं, पंजाब इनको सप्रेस करने में मदद कर रहे हैं,
तो बस क्या ये बंगाल की मुट्ठी थी? तो आखिर हो क्या रहा था? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बंगाल की आर्मी को ओवरऑल देखें तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। तो कितनी बड़ी थी? आप मद्रास, बॉम्बे, पंजाब और इंडिया में इन गोरखा सोल्जर्स को मिला दो ना, तो ये अकेले बंगाल आर्मी इसकी आधी थी। मतलब अगर इनके पास 100 सिपोहीज हैं तो केवल 50 बंगाल की आर्मी में है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते थे कि कंपनी की आधे सोल्जर्स ने ना म्यूटनी कर दी थी, बवाल कर दिया था। तो ये इतनी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है। अब इसके अलावा वहाँ पे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स इनके ऊपर बहुत कम हुआ करते थे। ठीक है। ब्रिटिशर्स ऑफिसर की प्रेजेंस भी यहाँ पर बहुत कम थी, ना के बराबर थी। और बंगाल के सिपोहीस अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में थे। और ये एक हाई कास्ट आइडेंटिटी हमने बात की कि ये मेंटेन किया करते थे। और अब जिनकी प्रिविलेजेस पर जब धक्का होने लगा तो अब ये बवाल करेंगे। और इसके अलावा ये जो सिपोहीस थे ना, ज़्यादातर सारे अवध से आ रहे थे। ठीक है। एक जनाब है जेम्स आउटरैम। जेम्स आउटरैम जी कहेंगे कि अवध की हर पीजेंट फैमिली से एक एक कम से कम एक सिपोही मेंबर तो हमारी बंगाल आर्मी में है। ठीक है। तो चीज़ें इस तरह से फैली हुई थी। ठीक है। अब इसके अलावा इनके कुछ अदर ग्रीवांसेस को देखें तो नई सर्विस कंडीशंस आ गई थी, जिसके बारे में हमने अभी बात की। 1820s से 30s में रिफॉर्म लाए जा रहे थे, जिसकी वजह से इनके रिलीजियस बिलीव्स पे प्रभाव पड़ने लगा था। इनकी सैलरी को कम कर दिया गया था। प्रमोशन और पेंशन देने में इनके के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, मतलब भेदभाव किया जा रहा था। अगर कोई वाइट सिपोही हुआ करता था तो उसको जल्दी प्रमोशन मिलती थी, को ज़्यादा पेंशन जाता था और इन्हें कम दिया जाता था। ठीक है। और एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर सर्विस, इनकी सर्विसेज के लिए जो एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जा रहा था वो उसको भी अबोलिश कर दिया गया था 1856 में। और इसके अलावा हम जानते हैं कि इस टाइम पे बर्मा, सिंध, अफगानिस्तान के साथ एंग्लो बर्मा वॉर चल रहा था, एंग्लो सिंध वॉर चल रहा था, एंग्लो अफगानिस्तान वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से अब इन्हें ज़रूरत थी कि इनकी आर्मी फ़ॉरेन में जाके इन एरियाज़ में जाके भी सर्विस दे। पर ये लोग जो हाई कास्ट के सिपोहीस थे ये इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इन्हें इनके कास्ट रोल के हिसाब से इनकी का रिलीजन इनसे छिन जाएगा। पर अब ये न्यू सर्विस कंडीशन के तहत इसे कंपलसरी कर दिया गया। और अगर ये मना करते कि ये बाहर नहीं जाएंगे तो इन्हें इनकी सर्विस से निकाल दिया जाता था, जिसकी वजह से ये गुस्साए बैठे थे। राइट। इसके अलावा रूमर्स बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। अब रूमर्स किस किस तरह के फैले थे तो हमने बात की कि इनमें डर बैठ गया था कि इन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं 1813 में मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया था। तो मिशनरीज़ इस एरिया में बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। कलकत्ता के एरिया में बहुत सारे मिशनरीज़ यहाँ पे रहा करते थे, जिसकी वजह से इन्हें डर बैठ गया था कि ये इन्हें कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद न्यू एनफील्ड राइफल की वजह से इन्हें बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सच थी कि उसमें काउ और पिग फैट का यूज़ किया जा रहा था। हालांकि कंपनी को जैसे ही ये पता चला कि इसमें ऐसा कुछ बवाल हो रहा है, उसने जल्दी से बंद कर दिया था। इसकी प्रोडक्शन पे रोक लगा दी थी, इसको यूज़ करना ही बंद कर दिया था। पर इनके मन में जो डर बैठ गया था वो अभी जाने वाला था नहीं। ठीक है। इसके अलावा रूमर्स फैले हुए थे कि जो ये आटा खा रहे हैं उसमें काऊ और पिग के बोन का जो डस्ट है उसको मिलाया जा रहा है। ठीक है। तो ये अपना काम कर रही थी। ठीक है। तो इस तरह के रूमर्स उस वक्त चला करते थे, जिसकी वजह से ये लोग डरे हुए थे। और फाइनली हम देखते हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध। जब एनेक्सेशन ऑफ अवध होता है, अवध को ये कब्जे में ले लेते हैं, तो इससे जो सिपोइस थे, जो अवध से आए हुए सिपोइस थे, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। और अगर बंगाल आर्मी में देखें तो लगभग 75,000 ऐसे सिपोइस थे। ठीक है। 75,000 से एक्चुअली ज़्यादा ही थे। 75,000
के आसपास ऐसे सिपोइस थे सीधा सीधा अवध से आ रहे थे जिन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इसका एनेक्सेशन किया गया। और हमने जेम्स आउटरैम की बात की ही कि उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक्चुअली वॉर्न तक किया था कि अगर ये एनेक्सेशन करते हैं अवध का तो इनकी आर्मी पे असर आ सकता है, क्योंकि यहाँ की आर्मी में अवध से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं, राइट। और सिपोइस को सच में गुस्सा आता है, ये इसे प्रूफ ऑफ अनट्रस्टी वर्दीनेस समझने लगते हैं कि अब ये विश्वास के लायक ही नहीं है अंग्रेज। ठीक है, मिस रूल की वजह से अवध को जब एनेक्स किया गया था तो ये बात सिपोइस को अच्छी नहीं लगी थी, उन्हें लगता था कि बहुत अच्छा ही था। और हम देखते हैं कि जब अवध का एनेक्सेशन होता है तो वहाँ पे पीजेंट्स की जो है ना हालत ख़राब होने लगती है। और पीजेंट्स जो सिपोइस थे एक्चुअली पीजेंट्स ही थे जो इन्होंने अब यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म जो अवध के सिपोइस वहाँ पे आर्मी में काम कर रहे थे, राइट। तो पीजेंट्स की भी मैंने बात की कि इनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। तो कैसे ख़राब हो रही थी? समरी सेटलमेंट की वजह से। तो जब अवध का एनेक्सेशन किया जाता है तो इसके साथ 1856 में ही समरी सेटलमेंट लेके आया जाता है। समरी सेटलमेंट लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट था, फर्स्ट ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट इन अवध। ठीक है, ये लाया गया। अब इसके तहत जो ताल्लुकदार थे उनको हटा दिया गया, उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया। कहा गया है कि इन्होंने गलत तरीके से फ्रॉड करके इतने विलेजेस पे कब्जा कर रखा है, क्लेम कर रखा है। तो इनकी क्लेम्स को कम करके जो ज़मीनें 67% नवाब के, जब नवाब था तो 60% विलेजेस ताल्लुकदार्स के अंदर आती थी, अब 38% हो गई इस समरी सेटलमेंट के बाद। और साउथर्न अवध के ताल्लुकदारों की तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई इनके बाद। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ताल्लुकदार्स की बात कर रही हूँ तो यार आखिर ताल्लुकदार्स हैं कौन? तो एक्चुअली ताल्लुकदार्स ना इंटरलोपर हुआ करते थे। ठीक है, तो जब नवाब हुआ करता था, मतलब जब मुगल सिस्टम हुआ करता था, तो एक तरफ हो गया आपका ज़मींदार, ठीक है, एक तरफ हो गया ये स्टेट, ठीक है, अवध का नवाब। इनके बीच में ताल्लुकदार आया करते थे जो विलेज, जिनके अंदर काफ़ी सारे विलेज आया करते थे। और ये जो ताल्लुकदार हैं टैक्स विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करके ये दिया करते थे ज़मींदार को, और ज़मींदार स्टेट को दिया करते थे। तो इस तरह के बिचौलिए की तरह काम करते थे और इनकी पोजीशन और पावर बहुत अच्छी खासी हुआ करती थी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर उन्होंने ताल्लुकदार को क्यों हटाया? जमींदारी सिस्टम में तो हमने बात की थी कि ये जमींदार को ढूंढते थे जो टैक्स इकट्ठा करके स्टेट को दे सके। तो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि जब ये अवध में महलवाड़ी सिस्टम को लेकर आते हैं, ठीक है, और ये महलवाड़ी सिस्टम के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में बात की है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि महलवाड़ी सिस्टम में ना ये इन लोगों को हटा के ताल्लुकदार स्टेट तो रहता है, मतलब जमींदार को हटा के सीधा सीधा विलेजेस से टैक्स लिया करते हैं। तो कैसे लिया करते हैं? विलेज का एक हेडमैन देख लेते हैं, हेडमैन वहाँ के कम्युनिटीज से टैक्स लेगा और जो ये हेडमैन है ये सीधा सीधा स्टेट को टैक्स दे देगा। ठीक है, तो इस तरह की अरेंजमेंट महलवाड़ी में होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं जब अवध का एनेक्सेशन होता है तो इसके खिलाफ 14,000 से ज़्यादा पेटिशंस ये बंगाल आर्मी में काम कर रहे सिपोइज इसके अगेंस्ट में फिल करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना ज़्यादा ये लोग परेशान थे कि 14,000 से ज़्यादा पेटिशंस भर चुके थे इसके अगेंस्ट में, राइट। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से पीजेंट की कंडीशन भी ख़राब होने लगती है। अब पीजेंट की कंडीशन क्यों ख़राब हो रही थी? पैसा बहुत ज़्यादा मांगते थे ये, जैसे हमने पीजेंट रिबेलियन पढ़े थे ना, ये क्यों हो रहे थे। इसका भी कंडीशन यही है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, राइट। इसी वीडियो में बात करेंगे, डोंट वरी। उससे पहले हम देख लेते हैं
कि जो रिवोल्ट हो रहा था इसका रिस्पॉन्स कैसे कैसे मिल रहा था। तो हमने अभी बात की थी कि पंजाब और गोरखा सोल्जर्स इसको सप्रेस करने में मदद कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग थे जिसको कॉलोनियल रूल से फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। अब जिनको फ़ायदा हो रहा था वो रिवोल्ट नहीं करेंगे, तो जब बंगाल के जो जमींदार्स वगैरह हैं वो रिवोल्ट नहीं करेंगे। पंजाब का एरिया भी काफ़ी शांत था, ठीक है। बंगाल की आर्मी नहीं कर रही थी जो कि अवध से आई हुई थी, पर बंगाल का एरिया देखें तो बंगाल में जो जमींदार थे वो रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बंगाल और पंजाब इस रिवोल्ट में काफ़ी शांत थे, वो रिवोल्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब जो रिवोल्ट कर रही थी तो वो कौन लोग थे? तो उसमें थे एक तो फ्यूडल एलिमेंट्स और थे बड़े लैंडलॉर्ड्स, और इसके अलावा पीजेंट्स थे जो रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया से भी हमें देखने को मिला कुछ लोग रिवोल्ट कर रहे थे। तो वो कौन थे? इंदौर, ग्वालियर, सोगोर और पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे ना कंडीशन थोड़ी सी बदली हुई थी। अब यहाँ पे ये था कि इंदौर, ग्वालियर, सोगोर और राजस्थान के कई पार्ट्स में ना, ये राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे सिपोइज और सोल्जर, मतलब वहाँ के लोग रिवोल्ट एक तरह से कर रहे थे, पर जो वहाँ के राजा हुआ करते थे ना, उनको इससे मतलब नहीं था, वो रिवोल्ट नहीं करते, वो ब्रिटिशर्स के साथ ही थे। तो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिली, ठीक है। लोग परेशान थे पर राजा परेशान नहीं था, राजा खुश था, ठीक है। और हम अवध का रीजन देख लेते हैं, ठीक है। अवध का एरिया देखो तो ये है आपका अवध, ठीक है। और इसी के नीचे हमें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस देखने को मिलता है। यहाँ पे भी महलवाड़ी सिस्टम को लेकर आया गया था। इन दोनों एरियाज में महलवाड़ी सिस्टम को मेटकैफ जी ने इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। राइट, एक मिनट, एक मिनट। तो जो अभी हमने पढ़ा अपने अवध का, अगर और ठीक से देखना है तो ये रहा आपका अवध, ठीक है। ये आपका अवध है पूरे मैप में देखो, और इसके ही नीचे हमें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का एरिया, ये रहा, राइट। आगे देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि जो रिवोल्ट कर रहे थे उसमें हमने बात की फ्यूडल एलिमेंट्स थे, जिससे बड़े लैंडलॉर्ड्स भी थे, और फ्यूडल एलिमेंट्स थे और पीजेंट्स की। तो सबसे पहले हम फ्यूडल एलिमेंट्स की बात करते हैं कि आखिर ये क्यों बवाल कर रहे थे और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स क्यों कर रहे थे। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं। तो इनको आखिर दिक्कत क्या थी? तो ये परेशान थे लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 56 में यहाँ पे गवर्नर जनरल की तरह रहते हैं, ठीक है। ये एनेक्सेशन की एक पॉलिसी अपनाते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इसके तहत ये कहते हैं कि अगर किसी राजा का नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब उसका खुद का कोई अगर उसका खुद का बेटा नहीं है, तो वो किसी गोद लिए हुए व्यक्ति को राजा नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस तरह की इसमें बात की गई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इस तरह से सीधे सीधे ये इंटरफेयर करने लग गए कि यहाँ की इनहेरिटेंस सिस्टम में। तो इसके तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सतारा को 1848 में, नागपुर, संबलपुर और बगहाट में 1850 में, उदयपुर 1852 और झांसी को 1853 में एनेक्स कर लिया गया। और फाइनली हम देखते हैं 1856 में अवध को भी एनेक्स कर लिया जाता है। अवध को जो एनेक्स किया गया था वो मिसरूल की वजह से किया गया था, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, नागपुर, संबलपुर, बगहाट, उदयपुर, झांसी को एनेक्स कर लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से बवाल मचने लग गया। इन फ्यूडल एलिमेंट्स को गुस्सा आया कि ये हमारे
आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लगे हैं। और जब हम देखते हैं कि अनेक्स करते थे ना, तो बस राजा या राजा की फैमिली अफेक्ट नहीं हो रही थी। जैसे कि एक रॉयल कोर्ट है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अगर कोई रॉयल कोर्ट है तो बीच में हो गया किंग, अब उससे जुड़े उसका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उसके सोल्जर्स होते हैं, बहुत लोग एक किंग के साथ में काम करते होते हैं। तो ये लोग, इनकी पावर्स भी अब छीन जाती है, ठीक है। अब इन्हें भी अच्छा खासा गुस्सा आने लगता है कि एक तरफ तो इनका राजा चला गया और इनकी जो अच्छी खासी पोजीशन हुआ करती थी, अब वो एनेक्सेशन के बाद खाक में मिल जाती। तो हम देखते हैं कि जब रिवोल्ट होता है ना, तो ये लीडरशिप प्रोवाइड कराते हैं। अपने अपने एरिया में ये राजा थे ही, और जब ये रिवोल्ट करते हैं तो इनकी जो प्रजा होती है वो भी इनको सपोर्ट करती है। अब प्रजा तो राजा का ही साथ देगी। तो हम इसलिए देखते हैं कि जब ये रिवोल्ट करते हैं तो एक तरह से लेजिटिमेसी भी इस रिवोल्ट को प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि कानपुर में नाना साहिब रिवोल्ट करते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल, रोहिलखंड में खान बहादुर खान जी, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सिपोइस की लीडरशिप करती हैं। पर रानी लक्ष्मीबाई को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ना ब्रिटिशर्स को ऑफर भी करती हैं कि अगर उनके अडॉप्टेड सन को लेजिटिमेट हेयर मान लिया जाए, उत्तराधिकारी मान लिया जाए, तो वो ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस को स्वीकार कर लेंगी, उसकी उनकी हेजीमनी को ये एक्सेप्ट कर लेंगी। पर ब्रिटिशर्स इनकी ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट में हिस्सा लेती हैं, राइट। तो आगे हम देखते हैं अदर एलिमेंट्स। हमने अभी बात की थी ना, हमने तो फ्यूडल एलिमेंट्स की बात कर ली। इसके साथ ही यहाँ पे बात थी बिग लैंडलॉर्ड्स। ये जो बिग लॉर्ड्स थे, ताल्लुकदार्स वगैरह, ये क्यों परेशान थे? तो अभी हमने बात की ताल्लुकदार्स की, इंटरलोपर जो हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बड़े बड़े लैंडेड मैग्नेट्स हुआ करते थे, ठीक है। अब लैंडेड मैग्नेट्स हुआ करते थे, अच्छी खासी पावर थी। जब अवध का एनेक्सेशन होता था, असेंबली सेटलमेंट लेकर आया गया, तो ताल्लुकदार की जमीनें उनसे छिन गई। हमने बात की थी ना अभी कि 67% पहले हुआ करती थी, वो घट के 38% रह गई, ठीक है। उनके अंदर आने वाले विलेजेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, ठीक है। और महलवाड़ी सिस्टम मैकेंजी साहब लेकर आए थे, होल्ट मैकेंजी साहब यहाँ पे तैयार करते हैं महलवाड़ी सिस्टम को, जिसके तहत ये सीधा विलेजेस से लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे। यहाँ के हेडमैन को सीधा सीधा टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता था, और यहाँ पर जमींदार का हमें ज़्यादा कुछ रोल देखने को मिलता नहीं है, राइट। और महलवाड़ी सिस्टम को, जैसे मैंने अभी बात की थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में लाया गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और अवध में इसको लागू किया गया, ठीक है। और आप देख भी चुके हो, अवध और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आज के उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है, ठीक है। तो जब रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो ये ताल्लुकदार अपनी छीनी हुई पावर को रिस्टोर करने के लिए, उसको वापस पाने के लिए ये रिवोल्ट में पार्ट ले लेते हैं, और पीजेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं, और पीजेंट इनका बहुत अच्छी खासी तरह से सपोर्ट करते हैं। और पीजेंट्स इनका सपोर्ट क्यों कर रहे थे? वही बातें कि इनसे बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा था, हाई रेवेन्यू डिमांड थी जो इनके बस की नहीं थी देना, और अंग्रेज़ तो पैसा ही बहुत मांगते थे, बहुत लालची थे ये लोग। तो इस वजह से ये इन अंग्रेज़ों के नए सिस्टम से बड़ा परेशान थे, इन्हें ताल्लुकदार से पसंद थे। और हमने सेकंड चैप्टर में एक और बात की थी कि असेसमेंट हुआ करता था कि किस एरिया से कितना टैक्स आना चाहिए था। तो इसके लिए जो असेसमेंट हुआ था, उसमें भी ये ओवर असेसमेंट क्या करते थे, बढ़ा चढ़ा के किसी एरिया के लिए बता देते थे कि अगर कहीं से अगर 20 रुपये आने हैं तो उसको दिखा देते थे कि 40 रुपये आएंगी। तो इस तरह से ओवर असेसमेंट किया गया, जिसकी वजह से ये पीजेंट्स परेशान थे। और ज़्यादातर ये हमें ओवर असेसमेंट ड्राई एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके असेसमेंट में काफ़ी कमियां थी, जिसकी वजह से पीजेंट्स बहुत परेशान थे, राइट।
आगे हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि एक तरह से ये समझा जा रहा था कि जो विलेज हेडमैन है ये जमींदार की तरह काम करेंगे, पर इनकी भी हालत ख़राब थी। ये सीधा-सीधा हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारी बस की नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे देना, इतनी हाई रेवेन्यू डिमांड को पूरा करना हमारी बस की बात नहीं है। और ताल्लुकदार और इन विलेजर्स में साठगांठ बनने लगती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ये यूनाइट होने लगते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, जैसे हमने बात की कि अगर ज़मींदारी सिस्टम होता तो ये ओवर असेसमेंट का बोझ ना कहीं इन रेंट रिसीविंग लैंडलॉर्ड्स पर पड़ता था। ठीक है, रेंट रिसीवर लैंडलॉर्ड्स पर पड़ रहा था, पर इस महलवाड़ी सिस्टम में ओनर कल्टीवेटर पे ज़्यादा असर पड़ रहा था। और अगर ये टैक्स ना देते तो इनकी ज़मीनें छीन ली जाती, और छीन ली जाती तो उसको सेल कर दिया जाता, ऑक्शन कर दिया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा पेशा बन गया था, ऐसा एरिया बन गया था जो बहुत इनसिक्योर था। सिक्योरिटी नहीं थी कि कब है कब नहीं है। हाई रेवेन्यू डिमांड थी जिसको ये पूरा कर करके परेशान हो गए थे, नहीं कर पा रहे थे। और इससे बचने के लिए वो कर्ज लिया करते थे, और कर्ज किससे लिया करते थे? तो महाजन से लिया करते थे। ठीक है, तो ये महाजन से बनिया महाजन इनसे कर्ज लिया करते थे, और कर्ज में डूब के, और एक टाइम ऐसा आता था ये हाथ खड़े कर देते थे कि हमारे बस की बात नहीं है। और इनकी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए लीगल सिस्टम था, नए सिविल कोर्ट्स बनाए गए थे जो इनकी परेशानियों को बढ़ा ही रहे थे, कम नहीं कर रहे थे। अग्रीवास लेके इन कोर्ट्स में जाते तो कोर्ट्स में जस्टिस पाना ही इतना मुश्किल था। एक तो बहुत लंबा था और खर्चीला था, इतने पैसे खर्च करके तो इनका जो ट्रस्ट था जस्टिस सिस्टम पे वो ख़त्म हो रहा था, जिसकी वजह से इन्हें और गुस्सा आ रहा था। राइट, तो इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि 1853 में ही अकेले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, ठीक है, मैं अवध की बात नहीं कर रही हूँ, ये अवध में 1856 में आता है समरी सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम। तो 1853 में हम देखते हैं कि जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जब 1,10,000 एकड़ की ज़मीन का ऑक्शन कर दिया गया था उन पीजेंट्स का जो अपना टैक्स पे नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से ये पीजेंट्स रिवोल्ट को बहुत ईजिली ज्वाइन कर लेते हैं, और ताल्लुकदार जो पहले से जिनकी पावर छीन गई थी तो वो भी इनमें हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि जब रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो इनका मेन टारगेट जो होते हैं बनिया, एक तो होते हैं बनिया, दूसरे होते हैं महाजन। ठीक है, ये सबसे पहले इन पे ही अटैक करते हैं क्योंकि ये वो लोग थे जिससे इन्होंने उधार लिया था, और जो इनकी ज़मीनें हथिया लिया करते थे और उसे बेच भी दिया करते थे। तो इनके नेचुरल टारगेट्स हुआ करते थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे ये अटैक्स किया करते थे। तो एक हमारे हिस्टोरियन है SP चौधरी साहब, ये इसे अच्छे से समझाते हैं, इस सिनेरियो को अच्छे से समझाते हुए ये कहते हैं कि जो लैंड की जो सेल हो रही थी ना, उससे आम लोग तो बहुत परेशान थे, उनकी ज़मीनें छीन रही थी, और उनके अलावा भी जो लोग परेशान थे वो थे अमीर वर्ग के लोग। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। और ये दोनों मिलके, जो जेंट्री है और ये आम लोग हैं, ये मिलके 1857 की और 58 की जब क्रांति होगी ना, इसमें एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध बवाल कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में अभी इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियोज़ में कुछ डिबेट्स हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि डिबेट्स मैंने सोचा थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि डिबेट्स की वीडियो अलग सेपरेट बनाऊं। ठीक है, तो किसी वीडियो के लिए मोटिवेशन चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।